पाक के खिलाफ 148 रनों की पारी के बाद महेंद्र के अस्तित्व का आरंभ हो चुका था। परंतु 2007 का वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप की 3 पारियों में महेंद्र सिंह धोनी ने महज 29 रन बनाए। बरमूडा के अलावा अन्य 2 पारियों में वो खाता तक न खोल सके। महेंद्र सिंह धोनी की यह शर्मनाक परफॉर्मेंस टीम इंडिया का दिल दहला रही थी। टीम इंडिया अब ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी थी। क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया की यह परफॉर्मेंस सबसे शर्मनाक थी। ऐसे में टीम इंडिया के कुछ प्रशंसकों ने उग्र स्वरूप धारण किया और इंडियन टीम के कई बड़े प्लेयर्स के घरों पर हमला कर दिया। लोग सड़कों पर उतरे, खिलाड़ियों के पुतले फूके गए, खिलाड़ियों के घर पर पत्थर भी फेंके गए। परंतु एक हमला एक ऐसे घर में हुआ जिसके अस्तित्व का आरंभ अभी अभी प्रारंभ हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी के घर पर किसी ने पत्थर फेंक दिया। महेंद्र सिंह धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ दिन पहले दुनिया जिसे एक उभरता हुआ सितारा समझ रही थी, वही सितारा अब टीम इंडिया का सबसे बड़ा विलन बन चुका था। महेंद्र सिंह धोनी का ये फ्लॉप शो कई बड़े सवालों को जन्म दे चुका था। ऐसे में टीम इंडिया के सामने कई सारे सवाल थे। सबसे पहला सवाल था, क्या महेंद्र सिंह धोनी बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं? क्या रांची का ये लड़का भारत का भविष्य बन पाएगा कि नहीं? इन्हीं कई सारे सवालों के साथ प्रारंभ होती है एक नई पटकथा, एक ऐसी पटकथा जिसने विश्व क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी MS धोनी द कप्तान की। इस भीषण हार के बाद टीम इंडिया के कई बड़े प्लेयर्स ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को खेलने से मना कर दिया। कुछ प्लेयर इस फॉर्मेट को खेलना चाहते थे, परंतु BCCI को चाहिए था भारत का भविष्य, भारत का नया कप्तान, जो कप्तानी के बोझ को झेल सके, कप्तान कैसे सोचता है ये समझ सके। क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों ने कई सारे नाम सजेस्ट किए। किसी ने युवराज को सजेस्ट किया तो किसी ने सहवाग को। सबकी अलग अलग सोच और सबके अलग अलग सुझाव, परंतु दादा ने जो नाम सजेस्ट किया वो सबसे अलग था। दादा और सचिन ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सजेस्ट किया। कुछ क्रिकेट प्रशंसक इस नाम से हैरान थे। कुछ लोगों को ये सजेशन समझ नहीं आ रहा था। दादा ने महेंद्र में ऐसा क्या देख लिया, संपूर्ण भारत उससे अनजान था। ऐसे हालात में महेंद्र के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो कप्तान बन जाए और कप्तानी करके दादा की तरह अपने करियर को दांव में लगा दे, या फिर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए। दुविधा की इस घड़ी में महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के साथ साथ एक कप्तान के रूप में देखते हैं, और उन्होंने कप्तानी को भी अपना बना लिया। वक्त गुजरा, समय बीता, कई सीरीज हुई और वर्ल्ड कप सामने आया। T20 वर्ल्ड कप के लिए BCCI ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जो कुछ इस प्रकार थी। इस टीम में अधिक से अधिक प्लेयर पहली बार टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले थे। कुछ ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने कभी भी कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेला था। ODI वर्ल्ड कप के वो घाव अभी खत्म नहीं हुए थे। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप और उस वर्ल्ड कप का वो दबाव महेंद्र के लिए सहनीय था। 6 महीना पहले टीम इंडिया ODI वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी थी, और अगले 6 महीनों में एक टीम बनाना और उस टीम को बना करके विश्व विजय का सपना देखना दुनिया की नजरों में सबसे बड़ी मूर्खता थी। जो काम टीम इंडिया से सालों में नहीं हो पाया था, वो कार्य 6 महीनों में कर पाना दुनिया की नजरों में नामुमकिन ही नहीं, असंभव था। जिस कार्य के लिए दशक बीत चुके थे, उस कार्य को कुछ दिनों में कर पाना दुनिया के लिए नामुमकिन था। परंतु वक्त बदला, और वक्त के साथ बदलना था कुदरत का निजाम। रांची का वो आम सा लड़का अब वो टीम इंडिया का कप्तान था, परंतु उसके जहन में आज भी 6 महीना पहले का वो दृश्य था, जिस दृश्य में वो अपराधी की तरह अपने वतन वापस आ रहा था। अपराधी की तरह अपने वतन वापस आना उसके दर्द की सबसे बड़ी वजह थी। 6 महीने का वक्त जरूर बीत चुका था, परंतु वो अब की बार भारत का अपराधी नहीं बनना चाहता था। इस बार वो हर हालात में वर्ल्ड कप दिलाना चाहता था। 6 महीने में टीम इंडिया को तैयार करना किसी भी वतन के लिए आसान कार्य नहीं था, और आपके पास जब चैपल जैसा कोच हो तो ये कार्य और कठिन हो जाता है। चैपल टीम इंडिया के साथ मजाक कर रहे थे। उनका ये खिलवाड़ भारत के भविष्य पर भारी पड़ने वाला था।
ऐसे में कुछ बड़े प्लेयर्स की शिकायत के बाद जयपाल को कोच पद से हटा दिया जाता है। संपूर्ण विश्व पूरी तरह हैरान था। 6 महीनों में तैयार की गई एक टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार थी। पूरी दुनिया ये बात मान रही थी कि इंडियन टीम साउथ अफ्रीका भ्रमण के लिए जा रही है। वर्ल्ड कप तो एक बहाना है, उसके वर्ल्ड कप जीतने का कोई चांस नहीं है। और यहीं से प्रारंभ होती है द यंग भारत की एक नई कहानी। एक ऐसी कहानी जो भारत का प्राइड बनती है, जो भारत का विश्वास बनती है। दुनिया की नजरों में कमजोर भारत संपूर्ण विश्व विजय से महज एक कदम पीछे था और उसके सामने था उसका पड़ोसी पाकिस्तान। इस कहानी का आरंभ कभी अस्तित्व में था ही नहीं, परंतु ये कहानी उस दहन कांड से प्रारंभ हुई थी जिसके जिक्र से माही का दिल दहल उठता है। It felt as if we had committed some kind of a big crime, maybe like a murderer or terrorist or something like that. We were actually chased by them. I feel that was the point where I felt life was very tough. संपूर्ण भारत विश्व विजय का सपना देख रहा था। सबको उम्मीद थी कि इस बार ये वर्ल्ड कप हमारा होगा। क्रिकेट को धर्म मानने वाला ये देश 2007 के वर्ल्ड कप को त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहा था। कप के दीदार को तरस रहे ये लोग अपने 15 लोगों में पूरा देश देख रहे थे। कोई सचिन में खुद को देख रहा था तो कोई दादा बनकर बैठा था। किसी को अपनी झलक राहुल में दिखाई दे रही थी तो कोई माही को अपना फेवरेट बता रहा था। वर्ल्ड कप से पहले इस वर्ल्ड कप की उम्मीद थी। द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सबसे कमजोर टीम बांग्लादेश के खिलाफ हार जाती। टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम बांग्लादेश और बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की ये हार भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा कलंक था। इस हार से संपूर्ण भारत टूट चुका था। टीवी पर मैच देख रहे ये लोग रो रहे थे। इनके आंखों के आंसू इस हार को बयां कर रहे थे। जिस टीम पर इतना भरोसा था उस टीम की ये दर्दनाक परफॉर्मेंस भारत सहन नहीं कर पाता। मीडिया, न्यूज, आर्टिकल अब हर जगह इन प्लेयर्स की ट्रोलिंग चरम पर थी। इस हार के बाद संपूर्ण भारत में दहन अपने चरम पर था। उस दहन में लोगों का प्रतिशोध था। उस दहन में लोगों का सब्र खाक हो चुका था। टूटे दिलों का दर्द था। उम्मीदों का भार अब भारी भरकम हो चुका था। पीढ़ियां गुजर चुकी थी। जो बच्चे थे वो जवान हो चुके थे। जो जवान थे वो बूढ़े हो चुके थे। इतने वर्ष बीत चुके थे भारत को एक वर्ल्ड कप जीते हुए। सब्र की भी एक हद होती है और वर्ल्ड कप का इंतजार तो बेहद था। क्रिकेट को अपना भगवान मिल चुका था। विश्व में कई बड़े बदलाव हो चुके थे, लेकिन भारत अभी भी अपना विश्व कप खोज रहा था। विश्व कप भारत के लिए एक खोज बन चुका था। श्रीलंका के खिलाफ मिली ये हार भारत को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी। ऐसे में संपूर्ण भारत अपने प्लेयर्स से नाराज था। संपूर्ण भारत उम्मीदें खो चुका था। भारत के लोग अब क्रिकेट ही नहीं देखना चाहते थे। कुछ विशेषज्ञों की माने तो अब भारत में क्रिकेट खत्म हो चुका था। क्रिकेट का ये दर्दनाक दौर और इस दर्दनाक दौर से गुजर रहा था ये भारत। हिंदुस्तान में तो मतलब मार कुटाई हो गई। क्रिकेट बंद होने की बात हो गई थी कि हिंदुस्तान में क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। सचिन ने तो सोचा था कि मैं क्रिकेट से संन्यास ले लूं। ऐसे में बीसीसीआई ने एक नई टीम का ऐलान किया, जिस टीम की कप्तानी कप्तान महेंद्र सिंह को दी जाती है। इंडियन टीम में न सचिन तेंदुलकर थे, न सौरव गांगुली थे और न ही राहुल द्रविड़ थे। एक नई सी टीम, महेंद्र सिंह धोनी पहली बार कप्तानी कर रहे थे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए साउथ अफ्रीका आती है तो इंडियन टीम से प्रतिस्पर्धा रखने वाले कुछ देश टीम इंडिया का मजाक बनाते हैं। इस टीम में जोश तो था, लेकिन किस हद तक लड़ेगी ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल था। उम्मीद किसी को नहीं थी क्योंकि आपके मेन बैट्समैन नहीं थे पहली बार। We'd never played T20 cricket before that. Leader was new as well. People didn't know how his leadership is going to be. दूसरी बात किसी की सपोर्ट नहीं थी और कहा था कि यंग टीम है, पता नहीं क्या करेगी। अब यंग भारत साउथ अफ्रीका के मैदानों में अपने वर्चस्व, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। टीम इंडिया का पहला मैच स्कॉटलैंड से होने वाला था। ऐसे में बारिश ने उस खेल को बिगाड़ दिया। First game against Scotland, which was supposed to be everyone's debut game, was a washout game without even an over being bowled. And so essentially our first game against Pakistan became all of our debuts. and from that point of time I think each and every game was a do and a die situation for us.
फिर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच, और वो एक ऐसा मैच बना जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच, और इस मैच में माही की वो कीपरी दुनिया कभी नहीं भूलने वाली थी। माही की एक चालाकी ने ये साबित कर दिया था कि इस बार ये भारत वर्ल्ड कप देखने नहीं, हकीकत में खेलने आया है। No one even thought of in cricket that something like that is going to happen. Then it was a bowl out. And once again in the bowl out under pressure, Pakistan were not good enough. We actually practiced the bowl out. फिर अगले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की ये हार। और टीम इंडिया सेमीफाइनल तक का सफर तय कर चुकी थी। युवराज की वो पारी, विराट के खिलाफ युवराज के वो छक्के विश्व क्रिकेट के इतिहास को एक नया अध्याय दे चुके थे। Oh man, this looks like it's gonna happen. 5th ball 6. Just sit where you are. And everyone in the dugout, in the dressing room, everyone wanted the 6th ball to go for a 6. You could just feel that energy that he was doing something special out there. 6 sixes in that over. It's a phenomenal effort. और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित की इस पारी ने टीम इंडिया को एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार कर दिया। और टीम इंडिया सेमीफाइनल तक का सफर तय कर चुकी थी। जो मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें यूवीपा इंजर्ड हो गए थे और मुझे ऊपर मौका मिला बैटिंग करने का, और उस मैच में मैंने अच्छा किया, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। तो शायद विराट ने जो मैच देखा था शायद वो साउथ अफ्रीका वाला था। और सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना होने वाला था पिछले 3 बार लगातार 3 ओडीआई वर्ल्ड कप के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से। कंगारुओं के खिलाफ एक बार फिर से यूवी ने वही कारनामा किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यूवी की एक पारी ने टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचा दिया था। कंगारुओं के घमंड को ध्वस्त कर टीम इंडिया अब फाइनल पहुंच चुकी थी। UV, just before that game, UV actually scored those 6 sixes. A lot of people were talking about, especially Australians, that it's a fluke. देखिए, आप जैसा आप बोलेंगे वैसा आपको वापस मिलेगा। तो एक ऐसा देश जो कुछ दिन पहले वनडे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुका था, एक ऐसा देश जिसके सारे प्लेयर यंग थे, एक ऐसा देश जो जोश और जज्बात के साथ मैदान पर उतरा था, जिस देश का संपूर्ण विश्व मजाक बना रहा था, वही देश अब विश्व क्रिकेट में पलटवार कर चुका था। T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया फाइनल पहुंच चुकी थी। इस फाइनल में टीम इंडिया का सामना होने वाला था अपने पड़ोसी पाकिस्तान से। इतने मजाक, इतने मीम्स के बाद अब एक बार फिर से पूरे भारत में खुशी की लहर थी। ये मैच संपूर्ण विश्व के लिए एक विश्व युद्ध बन चुका था। दुनिया के 2 जाने दुश्मन अब एक दूसरे के आमने सामने थे। ऐसे हालात में टीम इंडिया को किसी भी परिस्थिति में हार मंजूर नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ मिली वो हार जब दहन को इस लेवल तक पहुंचा सकती है, तो फाइनल में मिली ये हार दहन की आग को किस हद तक भड़का सकती है। फाइनल पहुंच चुकी पाकिस्तान भी अब टीम इंडिया से पिछले हर हार का बदला लेने के लिए तैयार थी। दिग्गजों से लैस ये पाकिस्तान और टीम इंडिया से अपना बदला लेना चाहती थी। भारत पाक का ये महामुकाबला क्रिकेट की दुनिया में कम, अब जज्बातों की दुनिया में ज्यादा खेला जा रहा था। ऐसे में टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग का फाइनल से पहले बाहर हो जाना टीम इंडिया के लिए एक बेहद बुरी खबर थी। गंभीर के साथ अब ओपन कौन करेगा, संपूर्ण भारत के लिए एक सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। उधर मिसबाह-उल हक, मोहम्मद हाफिज, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल जैसे दिग्गजों से लैस पाकिस्तान मैदान में फुल तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उमर गुल, मोहम्मद आसिफ अपने स्विंग और रफ्तार को धार दे रहे थे। वहीं वीरेंद्र को खोकर टीम इंडिया अब अपने आप ही सवालों के दायरे में आ चुकी थी। 24 सितंबर 2007 T20 विश्व कप का पहला फाइनल वंडर्स के इस मैदान में भारत पाक अब आमने सामने थे। सिक्का मैदान पर उछाला जाता है और सिक्का महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरा। टॉस जीतकर माही ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सहवाग की जगह यूसुफ पठान को टीम इंडिया में शामिल किया गया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। टीम इंडिया की ओर से गौतम गंभीर के साथ यूसुफ पठान अब ओपन कर रहे थे। यूसुफ और गंभीर की ये जोड़ी शुरुआती 12 गेंदों में 20 रन बना दिए। टीम इंडिया एक अच्छी शुरुआत के लिए आगे बढ़ रही थी कि मोहम्मद आसिफ नाम के तूफान ने पठान को अपना शिकार बना लिया। पठान की आंधी अब थम चुकी थी और आसिफ का कहर जारी था। 3 ओवर में टीम इंडिया के खाते में मैच 26 रन थे। गौतम और उथप्पा ने मिलकर इंडियन टीम को संभालने का प्रयास किया, परंतु पावर प्ले के आखिरी ओवर में
सोहेल तनवीर ने एक बार फिर से टीम इंडिया को एक बड़ा झटका दिया और फॉर्म में चल रहे रॉबिन उथप्पा को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया ने शुरुआती 36 गेंदों में मैच 40 रन बनाए और अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। उथप्पा के आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया का संकट मोचन, टीम इंडिया की जान, टीम इंडिया का हनुमान अब मैदान पर आता है। युवा युवराज की ये एंट्री करोड़ों भारतवासियों की एक उम्मीद थी, क्योंकि टीम इंडिया जिस हालात से गुजर रही थी उस हालात से युवराज सिंह टीम इंडिया को बाहर निकाल सकते थे। गंभीर और युवराज ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों का बड़े शानदार तरीके से सामना किया। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में महज 69 रन और 2 विकेट थे। गंभीर धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, वहीं युवा युवराज अभी अपनी पारी संभाल रहे थे। 11वें ओवर पर गंभीर और युवराज ने शाहिद अफरीदी को टारगेट किया और अफरीदी के इस ओवर में 13 रन कूट दिए। अब 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 98 पर महज 2 विकेट थी। एक दर्दनाक शुरुआत के बाद अब टीम इंडिया एक अच्छी स्थिति की ओर बढ़ रही थी, परंतु अगले ओवर में उमर गुल ने टीम इंडिया पर पलटवार किया। टीम इंडिया के संकट मोचक युवराज सिंह के पारी का अंत किया। युवराज महज 14 रन बनाकर टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। पवेलियन की ओर बढ़ रहे युवराज के ये कदम 100 करोड़ भारतवासियों के टूटे हुए दिल का प्रमाण था। ऐसे में माही की ये एंट्री कुछ हद तक विश्वास तो दे रही थी, परंतु कुछ गेंदों बाद माही का ये विकेट टीम इंडिया को एकाएक बैकफुट में ढकेल चुका था। पाकिस्तान पलटवार पर पलटवार कर रहा था। टीम इंडिया में गौतम के अलावा कोई बल्लेबाज पाक गेंदबाजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। एक छोर से गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की पारी को संभाल रखा था, लेकिन दूसरे छोर से धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे। लोगों को युवा रोहित से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन रोहित ने गौतम के साथ मिलकर के भारत की पारी को आगे बढ़ाया। 18वें ओवर में गुल ने एक बार फिर से टीम इंडिया पर पलटवार किया और गौतम की पारी का अंत कर दिया। 75 रन बनाकर गौतम गंभीर अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। 130 रनों पर टीम इंडिया अपने 5 बल्लेबाजों को खो चुकी थी, परंतु गौतम के आउट हो जाने के बाद रोहित ने खुद जिम्मेदारी संभाली और पाक गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने 19वें ओवर पर 13 रन और 20वें ओवर पर 14 रन कूट दिए। रोहित के शानदार फिनिश की बदौलत टीम इंडिया 150 के स्कोर को पार कर चुकी थी। रोहित ने महज 16 गेंदों में 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये पारी बहुत छोटी थी, पर दुनिया के लिए यादगार थी। टीम इंडिया अब एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ से ये मैच आसान तो नहीं होने वाला था, लेकिन इस मैच के लिए टीम इंडिया अपनी लड़ाई जरूर लड़ सकती थी। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। पाक के सामने 158 रनों की चुनौती थी और ये चुनौती आसान नहीं होने वाली थी। इस लक्ष्य का भेदन करने के लिए पाक की ओर से इमरान नाजिर और मोहम्मद हाफिज मैदान पर आते हैं। पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पर आरपी सिंह ने मोहम्मद हाफिज के सपनों में पानी फेर दिया। टीम इंडिया के गेंदबाज एक शानदार शुरुआत कर चुके थे, परंतु दूसरे ओवर में पाक फिर से पलटवार कर चुका था। अगले ओवर में इमरान नाजिर ने महज 6 गेंदों में 21 रन कूट दिए। टीम इंडिया की वो खुशी अब मातम में बदल चुकी थी। नाजिर का ये प्रहार संपूर्ण भारत की धड़कनों को बढ़ा रहा था। एक तरफ से नाजिर टीम इंडिया के गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, वहीं आरपी सिंह पाक बल्लेबाजों पर प्रहार कर रहे थे। आरपी सिंह ने इस बार कामरान अकमल को शून्य के स्कोर पर चलता कर दिया। पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन नाजिर नाम का वो तूफान उस दिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाजिर के मंसूबे साफ थे और टीम इंडिया के हर गेंदबाज पर अपना विस्फोटक प्रहार करना चाहते थे और 5वें ओवर पर 13 रन कूटे। लेकिन पाक के लिए मैच तब बदल जाता है जब यूनुस और नाजिर के बीच में एक गलती होती है और उस गलती में सब कुछ बदल चुका था। रॉबिन उथप्पा का ये डायरेक्ट हिट नाजिर के सपनों को खत्म कर चुका था। नाजिर नाम का ये तूफान मैच 14 गेंदों में 33 रनों की पारी खेल चुका था। इस पारी की बदौलत पाक के खाते में 53 रन थे। रिक्वायर्ड रन रेट अब पूरी तरह से पाक के हाथ में था। टीम इंडिया के पास वापसी की सिर्फ एक राह थी, पाक बल्लेबाजों का बैक टू बैक विकेट लो। 9वें ओवर में जोगिंदर शर्मा ने एक बार फिर से यूनिस खान को अपना शिकार बनाकर पाक को चौथा बड़ा झटका दे दिया। नाजिर के आउट हो जाने के बाद पाक की रनगति अब धीमे पड़ चुकी थी। पाक अपने ही बनाई हुई जाल में अब धीरे धीरे फंसता जा रहा था। 11 ओवर की समाप्ति तक पाक ने 76 रन पर अपने 4 विकेट खो दिए। जो रिक्वायर्ड रन रेट शुरुआती 3 ओवर में 7 रन के करीब था, वही रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 के करीब पहुंच रहा था। टीम इंडिया पूरी तरह यह मैच समझ चुकी थी। माही को समझ आ चुका था कि अब आगे क्या करना है। ऐसे में माही ने एक बार इरफान पठान को फिर से आक्रमण पर उतारा। इरफान पठान ने पाकिस्तान के बैक टू बैक शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी को अपना शिकार बनाकर टीम इंडिया को इस मैच में पाक की उम्मीदों में पानी फेरने का काम किया था।
ये मैच धीरे धीरे पाक के लिए खत्म हो रहा था। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में 53 रन बनाने वाला पाकिस्तान मैच के अगले 6 ओवर में मैच 25 रन बना पाता है और अपने 3 बड़े विकेट खो देता है। पाक को यह मैच जीतने के लिए अगले 8 ओवर में 60 रनों की जरूरत थी और इस संघर्ष में पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ मिसबाह खड़ा था। मिसबाह ने 15 ओवर तक पाक की पारी को संभाल कर रखा, परंतु इरफान पठान ने एक बार फिर से पाक को 7वां बड़ा झटका दिया। ऐसे में मिसबाह के पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखे और उस स्ट्राइक के दौरान टीम इंडिया पर वो जितना प्रहार कर सके उतना प्रहार करे। और 17वें ओवर पर हरभजन सिंह को बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगा दिए। हरभजन सिंह के खिलाफ बैक टू बैक ये 3 बड़े छक्के मैच के टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते थे। अगले ओवर में श्रीसंत ने पाक के एक और बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया, लेकिन मिसबाह नाम का वो तूफान श्रीसंत को 15 रन कूट देता है। 18 ओवर में पाक के खाते में 138 रन और 8 विकेट थे। अगली 12 गेंदों का खेल बाकी था। पाक इस मैच में पूरी तरह वापस आ चुका था। संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पाकिस्तान अब सबकी निगाहें अगली 12 गेंदों पर था। इन 12 गेंदों में भारत का सपना पूरा होने वाला था। इन 12 गेंदों में पाक का भविष्य तय होने वाला था। 19वें ओवर में आरपी सिंह ने उमर गुल को आउट कर पाक को एक बड़ा झटका दिया। इस ओवर में आरपी सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और महज 7 रन देकर एक विकेट लिया। अब बारी थी आखिरी ओवर की। आखिरी 6 गेंदों में पाक के सामने अब सिर्फ 13 रन थे। ऐसे हालात में माही के सामने कई सारे ऑप्शन थे, पर माही ने जोगिंदर शर्मा को पाक के खिलाफ आक्रमण पर उतारा। आखिरी ओवर की पहली बॉल और वो बॉल वाइड निकली। अब अगली 6 गेंदों में पाक को 12 रन चाहिए थे। मेन स्ट्राइक पर मिसबाह उल हक, दूसरी बॉल डॉट, जोगिंदर की तीसरी बॉल और मिसबाह उल हक का 6। लास्ट ओवर की चौथी बॉल और मिसबाह उल हक का ये शॉट, बॉल हवा में, कुछ सेकंड बाद श्रीसंत के हाथों में। संपूर्ण भारत जीत का जश्न मना रहा था। संपूर्ण भारत के चैन में एक अलग ही जोश था। संपूर्ण भारत खुशी से झूम उठा था। संपूर्ण भारत धरती पीट रहा था। भारत का ये सब्र, भारत का ये सपना, भारत की ये तपस्या अब पूरी हो चुकी थी। संपूर्ण भारत एक साथ राष्ट्रगान गा रहा था। मैदान में आतिशबाजियां हो रही थी। कप को रो रहा वो देश अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। कप के लिए तरस रहा वो देश अब गर्व से कप जीत चुका था। गली सड़क चाय नुक्कड़ होटल बाजार शहर गांव हर गली हर घाट एक ही नाम एक ही आवाज एक ही नारा गूंज रहा था, अब वर्ल्ड कप हमारा है। जिस टीम जिस देश पर इस दुनिया को विश्वास नहीं था, वो टीम वो देश T20 क्रिकेट पर राज कर रहा था। जो टीम अपने जोश अपने जज्बात के दम पर मैदान पर उतरी थी, वही टीम वही देश दहन की अग्नि से निकल करके घी के दीपक जला रहा था। ये खुशियां ये स्वागत वर्ल्ड कप का था। दहन की अग्नि से प्रारंभ वो कहानी दर्दनाक जरूर थी, लेकिन उस कहानी का अंत बड़ा शानदार था। जिस कप्तान जिस देश पर इतने सवाल थे, उसका जवाब ये वर्ल्ड कप था। माही की ये कप्तानी संपूर्ण भारत में एक बार फिर से क्रिकेट को एक नया जीवन दे चुकी थी। युवराज का झूमता हुआ ये चेहरा, माही का चहकता हुआ वो चेहरा, आरपी की वो परफॉर्मेंस, इरफान का वो कमबैक, इन सब का परिणाम वर्ल्ड कप था। T20 में मिली ये दिग्विजय भारत को एक नई उम्मीद नई आस दे चुकी। उम्मीद है कि दहन की ये शानदार सीरीज आपको हमारी आवाज हमारे अंदाज में पसंद आई होगी। हमारी आवाज हमारे अंदाज में। अगर आप दहन का दूसरा सीजन देखना चाहते हैं और 2011 वर्ल्ड कप की कहानी सुनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर यस लिख कर जाइए। हम जरूर लाएंगे अपनी आवाज अपने अंदाज में दहन का दूसरा सीजन।